क्या आप ये जानते हैं कि ये इंडोर प्लांट्स केवल सजावट का नहीं बल्कि नेचुरल एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक कणों को ये सोख लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? फ्रेश एयर। क्योंकि कई बार ये बड़े खतरे ना आसमान में दिखाई देते हैं और ना जमीन पर। ये हवा में घुला हुआ जहर सीधा हमारे फेफड़ों में उतर जाता है। ऐसे में इनसे बचने का और लड़ने का सबसे आसान तरीका है ये पौधे। और तब ये और जरूरी हो जाता है जब ठंड की दस्तक के साथ दिल्ली की हवा खराब होने लगी, बिगड़ने लगी, क्योंकि 4 महीने बाद दिल्ली एनसीआर में हवा जो है वो पुअर कैटेगरी में पहुंच गई है। स्मॉग के बादल मंडराने लगे हैं और राजधानी में AQI 300 के पार चला गया है। मीनाक्षी खाली हाथ क्यों आई? 1-2 पौधे हमारे लिए ले आती है। खैर, प्रदूषण के हालात देखते हुए ग्रैप लागू कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हवा खराब होनी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हफ्ते बारिश के कोई आसार भी नहीं है। मतलब ये कि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। अच्छा, डर वाली बात एक और है। ये जहरीली हवा जो अब तक फेफड़ों को बीमार बना रही थी, अब शरीर के जोड़ों पर भी हमला कर रही है और इसका शिकार वो लोग भी हो रहे हैं जिनके घरों में कभी आर्थराइटिस की हिस्ट्री नहीं थी। इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में रोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि RA के बढ़ते मामलों के पीछे सिर्फ जेनेटिक कारण ही नहीं है। इसके पीछे एयर पोल्यूशन भी एक बड़ा ट्रिगर बनकर उभरा है। बिल्कुल, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही टिश्यू पर हमला करने लगता है। नतीजा ये होता है कि जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न और जिंदगी भर तक चलने वाला फिर ये दर्द। अब इतनी परेशानी हमने आपको बताई तो उपाय भी बताएंगे। इनसे बचने का सबसे बड़ा उपाय बस यही है जो शुरू में मीनाक्षी ने आपको बताया। ग्रीन कवर बढ़ाना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना और अर्ली स्क्रीनिंग साथ में जो करना है रोजाना आप करते हैं हमारे साथ, यानी योग और प्राणायाम। लेकिन इसमें और क्या क्या चीजें बारीकी से की जा सकती है वो बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ रोजाना की तरह जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप। प्रणाम स्वामी जी। अब आज आप पौधों के साथ नहीं, लेकिन और ग्रीन कवर में सबसे ज्यादा, बाकी पौधे तो जो मीनाक्षी बहन ने बताए उनका सेवन, उनका उपयोग, उनको बढ़ाओ ग्रीन कवर के रूप में, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा एलोवेरा को बढ़ाओ, गिलोय को बढ़ाओ, तुलसी को बढ़ाओ, निर्गुंडी को बढ़ाओ। जो वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं ना, ये ग्रीन कवर को तो बढ़ाती हैं। उसके अलावा एक इस औषधि में करीब 100, 200, 500, 1000 मेडिसिनल कंपाउंड है, वो उसका भी तो लाभ आपको मिलेगा ना। तो हम इन चीजों को बढ़ाएं जो अभी मैंने आपको बताया। तो जो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये ग्रीन कवर को भी बढ़ाएंगी, आपको आर्थराइटिस से भी बचाएंगी। फिर और भी अलग अलग औषधियां जो बताते हैं उनका भी आप ग्रीन कवर को भी बढ़ाएंगे और सेवन करके रोगों से भी बच जाएंगे। और जो कर सके वृक्षासन, गरुड़ासन, ठीक है, ताड़ासन करें। आर्थराइटिस के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है ये सूक्ष्म व्यायाम भी। तो ताड़ासन थोड़ा जो कर सकेंगे, अभी योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़ा दंड बैठक, पावर योग भी करवाएंगे, लेकिन यहाँ से शुरुआत तो करें। जो अधिक नहीं कर सकते वो यहाँ से शुरुआत करें। और ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे इतना है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, ये और ऐसे, और ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही गजब के हैं। और इसके साथ स्वामी जी अभी मीनाक्षी पौधों को पानी दे के आई हैं, 2 योगिक जोगिंग के पोज। और मैं सोच रहा था कि जब आप सामने आएंगे तो आपके पीछे की हरियाली मुझे दिखेगी, लेकिन मुझे खबर मिली कि आप तो दिल्ली में हैं। लेकिन दिल्ली में आज मुझे बात पोल्यूशन की भी करनी है, तो इस पोल्यूशन के साथ आज आपका भी मुकाबला है। आप हरिद्वार वाली साफ़ सुथरी हवा में बहुत सांस लेने के आदी हैं, ज़रा दिल्ली वाली हवा में भी आज आप सांस लीजिए और बताइए कि क्या फ़र्क है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, जब बाहर की हवा जहरीली हो जाए तो इंडोर एयर को, यानी घर के अंदर की हवा को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये कैसे किया जाए,
क्या योग स्वामी जी शरीर को ऐसे प्रदूषण से बचा सकता है? कोई डिटॉक्स का प्रोसेस है जिससे शरीर को डिटॉक्स किया जा सके, जैसे हम घर के अंदर की हवा को डिटॉक्स करने की बात कर रहे हैं? स्वामी जी, जब पोल्यूशन और सर्दी दोनों एक साथ हो तो डेली रूटीन में कौन से 5 प्रैक्टिकल चेंजेस किए जा सकते हैं? देखो, आपने एकदम ठीक कहा। तो कुछ इंडोर प्लांट्स लगाए, जैसे मीनाक्षी जी ने बताया, और उसमें बहुत से ऑर्चिड्स हैं, बहुत से पौधे हैं जो इंडोर लगाए जा सकते हैं। और इसमें तुलसी को भी इंडोर लगाया जा सकता है। सर्दी में तो वैसे भी तुलसी अंदर ही सुरक्षित रहती है, बाहर तो ऐसे भी सूख जाती है। तो तुलसी है, गिलोय है, ऐसे बहुत सारे मनी प्लांट, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको आप घर के अंदर लगा सकते हैं। एक उपाय तो ये, बहुत सी जड़ी बूटियां, पत्थर चटा है, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनादि, ये भी आप अंदर भी लगा सकते हैं। एक उपाय। दूसरा, आप अपने घर के अंदर एयर प्योरीफायर तो जो भी अब अलग अलग कॉस्ट के मिलते हैं, ये मुश्किल से 5 से अधिकतम 10% लोग ही उसका उपयोग कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? तो अपने शरीर को इतना मजबूत बना ले। तो कुछ लोग कहते हैं जी ये तो जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, देखो कितना अविवेकपूर्ण तर्क देते हैं लोग। पोल्यूशन है, AQI खराब है, सांस लेंगे तो अंदर फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। अरे सांस नहीं लोगे तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा? फेफड़े इतने मजबूत होने चाहिए कि आप सांस लें, और फेफड़े मजबूत होते हैं तो गंदगी को बाहर फेंक देते हैं। तो डीप ब्रीथिंग कभी भी नहीं छोड़ें। हाँ, जब बहुत ही ज्यादा घना प्रदूषण है, फिर वहां आप मास्क लगा करके जाएं। और घर में जैसे स्वामी जी, आपने प्रदूषण की बात करी दी है, तो अब रिपोर्ट भी आपके सामने रख देती हूँ। और कुछ हवा में भारीपन तो आप भी महसूस कर ही रहे होंगे आप, अब क्योंकि दिल्ली में हैं। स्वामी जी, दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। हवा जहरीली है। अब दिखाई तो नहीं देती है, धुंध के तौर पे दिखाई थोड़ा बहुत ये समझ में आता है कि पोल्यूशन है, लेकिन 300 तक AQI पहुंच गया है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जहर जो है वो सीधा सीधा हमारे फेफड़ों में जाता है और फिर उसके बाद रीढ़ और जोड़ों पर भी असर डाल रहा है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ ये भी समझाएं कि पोल्यूशन हड्डियों को और स्पाइन को कैसे कमजोर कर देता है। फेफड़ों को कमजोर करता है ये तो समझ में आता है, लेकिन हड्डियों और स्पाइन को कैसे इस पे इम्पैक्ट कर रहा है? अच्छा, ये टीम ने बड़ी मेहनत से स्वामी जी ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। 3 चीजों की जरूरत है। 7 अक्टूबर से लेकर ये जो अब आज की तारीख है 14 अक्टूबर तक 73 से 211 तक पहुंच गया AQI, और लगातार बिगड़ता ही चला जा रहा है। स्वामी जी, आप अपनी बात रखें। लो, ओह, ये तो हालात तो बिगड़ रहे हैं। अब इन बिगड़े हालात में इन संघर्षों और चुनौतियों का मुकाबला करते हुए इन पर कैसे विजय पानी है? तो मैंने कहा लंबे सांस लें, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, थोड़ा मास्क लगा करके जाएं, और अपने घर में भी पर्दे लगाएं और खिड़की खोल लें। तो जो पोल्यूशन होगा, जो पोल्यूशन के जो कण होंगे वो तो पर्दे में रुक जाएंगे, फिर पर्दे को झाड़ लिया करें मास्क आदि लगा करके। फिर आप देखो, लंबे श्वास लें, छोड़ें तो फेफड़े मजबूत होंगे तो पोल्यूशन को बाहर निकाल देंगे। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन अंदर पूरा नहीं मिलता है। 37 ट्रिलियन सेल्स से, वो लीवर के हैं, किडनी के हैं, हार्ट के हैं, ब्रेन के, हड्डियों के हैं, मांसपेशियों के हैं। तो सबको अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलने से हड्डियों की ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स में, जो बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है, हड्डियों के मेटाबॉलिज्म के लिए, एक साइकिल है। पुरानी सेल खत्म होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, लड़खड़ा जाती है। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूँगा, आप लंबे श्वास जरूर लें, डीप ब्रीदिंग जरूर करें। अब तो वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट भी इन बातों को कह रहे हैं, क्योंकि यदि
आपके सांस लंबे नहीं होंगे, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी तो हड्डियां भी कमज़ोर पड़ेंगी, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर भी आएगा और SLMS ऑटोइम्यून डिजीज़ की प्रॉब्लम आएगी, हार्ट की भी प्रॉब्लम आएगी, BP की भी प्रॉब्लम आएगी, शुगर की भी प्रॉब्लम आएगी, हार्ट की सब प्रॉब्लम। क्यों भाई? आपको यदि ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल रहा है तो ये तो थोड़ा पावर योग भी करा दिया हमने भुजंगासन के साथ, और साधारण दंड और हनुमान दंड और लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब ये कर लें। अब इसके लिए करें क्या? तो ऑक्सीजन पूरा आए इसलिए लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से लेकर के जो कर सके, सूर्य नमस्कार से लेकर के और ये सब आसन करें। और अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये एलोवेरा गिलो पारिजात निर्गुंडी सहजना, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ऑर्थो केयर और हल्दी मेथी सौंठ का अश्वगंधा शतावर का प्रयोग और सुबह सुबह लहसुन का प्रयोग। हार्ट के लिए गोमुखासन, अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत का। और अपने आप को देखो, जैसे मैंने कहा फेफड़ों में सांस भरा, मजबूत होंगे, गंदगी को बाहर फेंक देगी। ऐसी आपकी किडनी ठीक है तो जो भी खाने में कचरा जाता है किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देगी। आते उसको जो है खराब चीज़ों को अवशोषित कर, अच्छी चीज़ों को अवशोषित करके खराब कचरा को बाहर फेंक देगी। तो आप अपने फेफड़ों को मजबूत रखिए, वहाँ कचरा नहीं चिपकेगा। अपने हार्ट को मजबूत रखिए तो कचरा को फेंक देगा बाहर। उसको ये एक प्रकृति ने, परमेश्वर ने एक नैसर्गिक ताकत दी हुई है। लंग को, हार्ट को, लीवर को, किडनी को, आंतों को, वो अपने शरीर की गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। हमारे शरीर से गंदगी इन्हीं माध्यमों से निकलती है, पसीने से निकलती है, मलमूत्र से निकलती है, ऐसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं उससे गंदगी निकलती है। और इसके लिए हार्ट का सांसों के माध्यम से गंदगी बाहर निकलती रहे, इसलिए हार्ट का और फेफड़ों का मजबूत होना जरूरी है। और नीचे मलमूत्र से गंदगी निकलती रहे, इसके लिए लीवर का, किडनी का, आंतों का ठीक होना जरूरी है। और ये पसीने से गंदगी निकलती रहे, इसलिए पसीना बहाना जरूरी है, तो रोज पसीना बहाते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले तो इस पोल्यूशन से निपटने के लिए जो फेफड़े वाली छलनी है उसका मजबूत रहना बड़ा ज़रूरी है। वो मजबूत रहेगी तो ऑक्सीजन को छान के अंदर कर लेगी और बाकी चीज़ों को वापस बाहर निकाल देगी। ये बड़ा अहम है। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक बड़ी प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है, वो ये कि सर्दियों में एक्सरसाइज घट जाता है, मूवमेंट कम हो जाता है, वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, एफिशिएंसी बॉडी की घट जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसे में स्वामी जी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए रूटीन में कौन सी ऐसी आदतों को है शामिल कर लिया जाए जिससे स्पाइन फ्लेक्सिबल बनी रहे, चाहे सर्दी जितनी पड़ती रहे? उसके बाद अभ्यास उष्ट्रासन, एक अभ्यास ये हुआ। और बहुत सहज है, इतना भी ना पाए तो इतना कर ले, इतना ना पाए तो अर्धउष्ट्रासन इतना कर ले। फिर अभी हमारी श्रद्धा मुझे बहनें कर रही थी ना, मैं भी कर रहा था, ये मकरासन, सांस भर के पैर मोड़ो, सांस छोड़ के सीधा करना। भुजंगासन, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। और फिर अगला अभ्यास, दूसरा अभ्यास, तीसरा, ये स्पाइन के लिए ऐसे। चौथा अभ्यास ये ऐसे, ये भी सर्वासन का अभ्यास, ये भी और ये भी। और इसमें बहुत ही जबरदस्त है ये मरकट आसन। ये तो रूटीन में अपनी जिंदगी में सम्मिलित कर ले। ऐसे और ऐसे, बैठने का पोज अच्छा रखें, सोने का पोज अच्छा रखें। बहुत ज्यादा दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई आदि का सेवन न करें। खाली पेट पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाने के बाद दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी का सेवन करें। हड्डियां इतनी मजबूत होंगी। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, बढ़ा हुआ RA, CRP, ANA, HLB27, जितने भी ये पेन मार्कर्स हैं ये कम हो जाते हैं गोखरू के पानी से और गोधन अर्क पीने से।
ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, गोधन, अर्क, गोखरू और गीला, ये शरीर को अंदर तक धो देती है। बस जिनको अस्थमा आर्थराइटिस है उनको लौकी का जूस नहीं पीना, और कभी भी लौकी तो कभी प्रयोग ही नहीं करना है, बस लौकी का सूप या सब्जी का सेवन कर ले। तो लौकी, गोखरू और गोधन, अर्क इस शरीर के अंदर के सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, खास करके सारे पेन मार्कर्स को, जो जोड़ों का दर्द बढ़ाने वाले उन सारे टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को, यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, इन सारे पेन मार्कर्स को अंदर तक धुलाई करने का काम कर देते हैं। रीढ़ की हड्डी के लिए 3 अभ्यासी मरकट आसन के बहुत जरूरी है। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, तो रीढ़ की हड्डी 100 साल तक टनाटन रहेगी। ये तो स्वामी जी, अब आप क्योंकि पेन मार्कर्स की बात कर रहे हैं, चलो भाई, तो जो सर्दियों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लेस फिजिकल एक्टिविटी की, उसके अलावा एक और परेशानी है, वो ये कि बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है। और यही कारण है कि जब ठंड बढ़ती है तो कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, जोड़ों में दर्द, इसके अलावा साइटिका का पेन, इसके मामले भी बढ़ने लगते हैं। अब इस सीजन में बोन्स और स्पाइन की देखभाल करने के साथ साथ स्टिफनेस को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो देखो, रीढ़ की हड्डी के लिए तो ये पूरा पैकेज बता दिया। अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए ऐसे, और ये सेतु बंद। अब रही बात, अब मैं बार बार कहता हूँ, सदा सर्दी के अंदर भाई रजाई से दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। अब कुछ लोग अभी थोड़ी मोटी चादर या कंबल निकाल लिया और थोड़े दिन में अब रजाई आ जाएगी, और फिर रजाई की भी आरती करते हैं कुछ लोग। तो सुनाई थी, ओम जय जय रजाई माता, जो तेरी शरणागत आता वह बीमार हो जाता। पड़े रहो रजाई में, पड़े रहो, रजाई छोड़। वो उन्होंने तो बहुत गजब की कविता सुनाई थी, उसे जब भी भूल गए, सर्दी आ गई तो दोबारा याद आ जाएगी। तो ये साधारण दंड, फिर ये जैसे मैंने कहा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हनुमान दंड, ये पार्श्व दंड, जिससे जितनी बन पाए ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसे आदत डाल ले, ऐसे ये, और फिर सबसे अच्छा है ना ऐसे, ये अथवा ये ऐसे, ऐसे ऐसे, और ये सूर्य नमस्कार तो सर्वांगीण व्यायाम का सर्वोत्तम साधन है। तो रोज सूर्य नमस्कार करने की, थोड़ा दंड बैठक लगाने की, तेजी से चलने की, दौड़ने की आदत बनानी पड़ेगी। तो देखो, रजाई में पड़े मत रहो, छोड़ना पड़ेगा लोगों को। बिस्तर तो सुबह बिस्तर छोड़, उठ के दौड़, फिर देख तेरी जिंदगी में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, तुझे सब कुछ मिलेगा। अरे पुतिन कितने ही बिजी हो, मोदी साहब कितने ही बिजी हो, योग करते हैं ना, ऐसे ही। बिल्कुल ठीक बात है। जो सर्दी मनाएगा और रज़ाई में पड़ा रहेगा वो सब कुछ खोएगा, और जो जागेगा, रज़ाई छोड़ेगा वही पाएगा, जो दौड़ेगा वो पाएगा, और वही मंजिलों तक पहुंचेगा और कामयाब बनेगा। बहरहाल स्वामी जी, एक और रिसर्च है जो ये बता रही है कि रोमेटाइड आर्थराइटिस का खतरा PM 2.5 के संपर्क में आने से, यानी प्रदूषण के संपर्क में आने से 18% तक बढ़ जाता है। अब इसमें शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से अपने टिश्यूज़ पर ही हमला करने लगता है, यानी ऑटो इम्यून का मामला आ जाता है। अब इसका नतीजा ये होता है कि जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। अब स्वामी जी, इसका हल क्या है? ये शरीर खुद का ही दुश्मन ना बन जाए, कैसे इसको समझा के रखा जाए? देखो, अपना ही शरीर अपने खिलाफ बगावत कर देता है, इसी को ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। अब ये आर्थराइटिस भी ऐसा ही हो गया, थायराइड भी ऐसा ही हो गया, डायबिटीज भी ऐसी ही हो गई है। अब तो सारी बीमारियों को कह रहे हैं कि भाई अब तो बॉडी ऑटो पायलट से हट गई, तो ऑटोइम्यून डिजीज हो गई। ऑटोनॉमिक सिस्टम से चल रहा है ये सब, पिंड और सारा ब्रह्मांड एक
कुदरत कहो, खुदा, अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, भगवान कहो, उसका एक निज़ाम, उसका एक संविधान, एक पूरा प्रकृति परमेश्वर का एक विधान है, उसके अनुरूप सब कुछ चल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? बॉडी को ऑटो पायलट पर लाने के लिए योग करना पड़ेगा। योग की शरण में आओ, आयुर्वेद की, प्रकृति की, संस्कृति की शरण में आओ। सनातन शाश्वत सत्यों को, सत्य सनातन जिसका उद्घोष करती रही मीनाक्षी जी, उसको अपनाना पड़ेगा। जो शाश्वत है, जो नित्य है, इटर्नल है, जो कभी मिटता नहीं है, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य और कल को भी सत्य रहेगा, वो है योग, वह है प्रकृति, वह है संस्कृति। तो सूक्ष्म व्यायाम ये तो सभी कर सकते हैं ना। फिर ये थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाएगी योग से। और जब ऑटो पायलट पर आ जाएगी तो ऑटोमेटिक डिजीज हो ही नहीं सकती। आप थोड़ी सी सहायता कीजिए, अपनी मदद कीजिए। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके। जो लंबे लंबे श्वास, ऐसे तो सूक्ष्म व्यायाम जो अधिक ना कर सके, और जो है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, और प्राणायाम, ये तो सबको अवश्य ही करना है। हाँ, फिर कम से कम लेट के पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूका। लेकिन स्वामी जी जरा ये भी तो बता दीजिए कि ये सभी कर सकते हैं। ये हो तो कैसे रहा? ये PM सूक्ष्म व्यायाम 2.5 के संपर्क में आने के बाद ये टिश्यूज का जो दिमाग है वो कैसे खराब हो जाता है? या ये PM 2 टिश्यूज का ब्रेन वॉश कैसे कर देते हैं कि वो उल्टा ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं? अरे ब्रेन को गड़बड़ कर देते हैं। हर एक सेल अपने आप में एक इंडिविजुअल बॉडी की तरह है। जैसे हमारे शरीर पर ये अलग अलग प्रकार की इंद्रियां लगे ना, इधर देखो दिमाग है, इधर आंखें, कान है, फिर इधर नाक है, सारी शरीर पर स्किन आदि है। तो ऐसे ही एक एक सेल के रिसेप्टर है, एक एक सेल का अपना एक इंडिविजुअल दिमाग है। ये तो दिमाग यहाँ है, हर एक सेल का दिमाग है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अंदर ऊर्जा बन रही है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। फिर उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, माने एक जैसे बीज में वृक्ष होता है, ऐसे एक एक सेल में पूरा पिंड और उसमें सारे ब्रह्मांड का सारे रहस्य अंतर्निहित है सूक्ष्म रूप में। तो जो ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है तो एक एक सेल के रिसेप्टर्स, उसका न्यूक्लियस, उसका दिमाग वो बरगला जाता है, पगला जाता है, वो ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, आसन प्राणायाम है और डीप ब्रीदिंग है, ये करना जरूरी है। ये नहीं किया तो ये बड़ा वाला दिमाग जो 1.5 किलो का है ये, और जो सेल का दिमाग न्यूक्लियस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और पूरे सेल के रिसेप्टर्स और पूरा जो उसका स्ट्रक्चर, मैंने कहा आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, उसके जो पूरा का पूरे जो सूक्ष्म घटक है वो सारे लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए डीप ब्रीदिंग करो। अब पूरे विश्व के वैज्ञानिक भी अब उनको प्राणायाम करने में ऐसा लगता है तो भारत को गौरव मिल जाएगा इससे। तो सारी दुनिया कह रही है डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, अपने सांसों को दृष्टा बन करके थोड़ा देखो, जरा ठहर जाओ, बहुत दौड़ रही हो, बहुत भगदड़ मची हुई है, आपाधापी, खींचाताड़, मार धाड़ मची हुई है। जिस किसी को देखो वही ऐसा पगलाया वासा, बोराया वासा, उधेड़ बुन में जी रहा, उथल पुथल। तो बेहतर तो यही है कि इससे पहले कि टिश्यूज जो है वो पगलाएं, और कोई आपसे सवाल पूछे कि भाई आप क्या, माफ़ कीजिएगा, आप क्या पागल हैं जो आप योग नहीं करते? योग करिए तो आपके टिश्यूज बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और ज़िंदगी में इस तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए, प्रदूषित हवा ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देती है, तो क्या इससे भी हड्डियां और जोड़ों में जो परेशानी आ रही है, सूजन की और दर्द की, अकड़न की, क्या ये भी एक वजह है इसके बढ़ने की? हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो हड्डियां कमज़ोर ना हो तो थोड़ा तो धूप में बैठना पड़ेगा। तो कोई ना कोई ऐसी जगह तलाश लीजिए, और कहीं नहीं तो अपने थोड़ी खिड़की खोल करके वहीं से थोड़ी धूप ले लीजिए। धूप तो थोड़ी लेनी पड़ेगी। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी तेज गर्म पानी में डाल करके वो लीजिए। उससे पूरा शरीर शुद्ध भी हो जाएगा और अंदर से मजबूत हो जाएगा। थोड़ा गोंद का सेवन कीजिए। गोंद को आप लड्डू के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्फी के रूप में, पाउडर के रूप में, कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओहो, थोड़ा सा गोघृत पान की आदत डालिए, उससे भी आपकी हड्डियाँ और मजबूत होंगी। थोड़ा मिलेट्स का सेवन कीजिए और
सबसे ज़्यादा रागी, बाजरा, मड़वा आदि इनमें है। ये चौलाई, इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अभी सीताफल बहुत आ रहा है, थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए कफ कोल्ड वालों को, अर्थराइटिस वालों को थोड़ा सा ध्यान से खाने की ज़रूरत है, उसमें भी कैल्शियम पूरा। तो वैसे इसमें स्वामी जी जब आप सीताफल कहते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लोग वो आधा 1-1 किलो के बाउल भर के मत खाना। अब ये सीताफल शरीफा है या वो कद्दू है, कोहड़ा जिसे कई इलाकों में कहते हैं, कद्दू कहते हैं? कद्दू है। अरे इसे शरीफा शरीफ की बात कर रहा हूँ। ये लेकिन बिल्कुल शरीफ नहीं है। उसके कद्दू भी अच्छा होता है, आपको बता दूं, एक दिन पूरी अच्छे से मैंने समझाया कि शरीफा क्या होता है, सीताफल क्या होता है, कद्दू क्या होता है, नेनुआ क्या होता है, लौकी क्या होती है, सब समझाया, फिर भी पूछते हैं। ये सवाल बहुत सारे लोगों का था, आपने सिर्फ मुझे बताया था, अब सबको पता चल गया। लोगों को पक्का हो जाए इसलिए जी पूछते जी जी। अच्छा स्वामी जी, प्राणायाम और गहरी सांसें रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के लिए कैसे टॉनिक की तरह काम करती है? आप हमेशा ये कहते हैं कि सांसों पर ध्यान धरना सीखें, तो ध्यान तो होगा ही, इसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी कैसे प्राणायाम के जरिए मजबूत होती है वो भी समझाएं। जितना लंबे श्वास लेंगे, जैसे मैंने कहा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो नई हड्डियों के सेल बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो पुरानी हड्डियों के सेल हो गए, फिर उसको सेरी रॉ मटेरियल के रूप में, जो कैल्शियम उसको कैल्शियम के रूप में, उसमें जो प्रोटीन का अंश उसको प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट है उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट, माने पूरा शरीर पूरा एक सेल्फ हाइजीन और एक उसमें नवनिर्माण पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अंदर चलती रहती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स उसको बोलते हैं हड्डियों की, जो नए सेल्स हड्डियों के बनाने के लिए जिम्मेदार है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स पुराने सेल्स का जो पूरा हाइजीन उसको ख़त्म करके उसका रॉ मटेरियल यूज़ कर लेता है शरीर। इसी को बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं। यही हड्डियों का मेटाबॉलिज्म है। तो लंबे गहरे श्वास लेने से, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी का रस पीने से, चंद्रप्रभावटी गोक्षरादि वटी, दूध में हल्दी शिलाजित लाक्षादि गुग्गल लेने से, ये गोंद का प्रयोग करने से, जैसे अभी हम बता रहे थे, और ये सब करने से, लंबे सांस लेने से, यह हड्डियों का पूरा, जिसको हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं, उसके कंगाल होने से फिर अर्थराइटिस ऐसी बीमारियां होती हैं। तो ऐसे सीधे बैठे तो रीढ़ की हड्डी से लेकर के सारी हड्डियां हमारी मजबूत रहेंगी। और सुबह सुबह गोघृत पान कर लिया तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा हड्डियां कमज़ोर हैं, बोन हेल्थ ले लेना, ऑर्थो केयर ले लेना, इधर रखा हुआ है, ये पाउडर भी है, लिक्विड भी है। और तिल का तेल सुबह खाली पेट पीना 1 चम्मच, उससे पूरा वात का प्रशमन भी हो जाएगा, जोड़ों का दर्द कतई नहीं रहेगा। और गोखरू गोधन अर्क पे लिया तो पूरे जो अंदर टॉक्सिन्स बढ़े हुए, अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स बढ़े हुए, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, खाने के बाद चंद्रप्रभाव और गोक्षरादि गोकुर, खाली पेट गोधन अर्क और जो गोखरू, पूरा यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, AVN, HLP27, जितने भी पेन मार्कर्स हैं सारे के सारे एकदम अपनी औकात में धरातल पर आ जाएंगे। स्वामी जी, घड़ी की सुई कह रही है वक्त बहुत कम बचा है, इसलिए मुझे 2 बातें बहुत जल्दी से आपसे जाननी है। एक तो स्वामी जी ये कि पोल्यूशन और सर्दी जब दोनों एक साथ आएँ तो अपने डेली रूटीन में कौन से 5 प्रैक्टिकल चेंज लोगों को कर लेना चाहिए, और दूसरी बात ये कि प्राणायाम और गहरी सांसें रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के लिए कैसे टॉनिक का काम करती हैं। ये 2 बातें स्वामी जी। तो देखो, हाँ, तो एक तो दूध में, और हो सके तो सामान्य दूध में भी आजकल मिलावट करने लगे, सोया का दूध बनाने, उसमें 8 से 10 गुना पानी डाल सकते हैं। पतला दूध बनाना तो 10 गुना, नहीं तो 8 गुना। रात को उसको भिगो दें, सुबह उसको अच्छे से रगड़ करके उसका छिलका उतार ले, मिक्सी में अच्छे से पीस करके उसका दूध बना ले। तो ये कफ भी नहीं करेगा, कफ को और वात को दोनों को ही नहीं बढ़ाएगा। और उसमें दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी और मुलेठी सुंठी और मुलेठी, ये 5 चीज़ें डाल दी तो कफ और वात दोनों का प्रशमन हो जाएगा। तो एक तो ये चीज करें। सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खाना शुरू कर दे, सर्दी भी नहीं लगेगी साहब, शरीर गर्म रहेगा। केसर से, शिलाजीत से, हींग से, अंदर से शरीर को ना गर्मी मिलती है। सर्दी नहीं लगते तो लहसुन से शरीर को गर्मी भी मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। जोड़
बड़ा जबरदस्त है लहसुन का प्रयोग। ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा खट्टी चीजें ना खाएं और ठंडी चीजें ना खाएं, इनसे बचना पड़ेगा। 5 प्रकार की जो पॉइजन बताते हैं उनसे भी बचें। ओहो, चीनी से, सफ़ेद ये जो रिफाइंड ऑयल उससे, सफ़ेद गेहूँ चावल से, अरे अच्छा है ना, मिलेट्स का सेवन करो ना, और सफ़ेद नमक से बचो, सेंधा नमक। ऐसे कुछ चीज़ों को, ये जो सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक सारा फूड, ये सब, इन सब से बचना पड़ेगा। 5 प्रकार का जहर तो ये छोड़ना पड़ेगा, और पंचामृत पीना पड़ेगा सुबह सुबह, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधना, कहारी, कपालभाति रोज, इसको तो कर लो खाली पेट कपालभाति, और जब वक्त मिले कभी भी अनुलोम विलोम, इसमें कोई नियम नहीं है, खाने पीने का कभी भी किया जा सकता है, और पूरे शरीर की ऊर्जा नियंत्रित रहेगी, जीवनीय ऊर्जा, प्राणिक ऊर्जा, अनुलोम विलोम से। अच्छा स्वामी जी, सर्दियां आते बहुत सारे लोग जो हीटर का सहारा लेने लगते हैं, घर घर में हीटर जलने लगता है, ये थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन क्या इससे कोई नुकसान भी हो रहा है? और ये ऑक्सीजन लेवल इतना घट जाता है, बहुत से लोग तो दम घुट करके मर जाते हैं। लोगों को ब्रेन डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, स्किन ड्राई हो जाती है, पूरी खुरदरी हो जाती है। तो मेहरबानी करके बहुत कम प्रयोग करना, हीटर यूज भी करना है। और एक दूसरा हीटर आता है ऑयल वाला। अब मैंने भाई किसी से कोई जो है उसकी मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं ले रखे, लेकिन ये एक ऑयल वाला हीटर आता है, तो वो ऑक्सीजन नहीं जलाता है। ये जो सीधा का सीधा जो वो हीटिंग सिस्टम लगाते हैं ना, रोड जलती रहती है, पूरा ऑक्सीजन खा जाती है घर की, तो उससे बचना चाहिए। विदेशों में भी ये ऑयल वाला हीटर, और वहाँ तो पाइप लगा देते हैं, वही गर्म हो जाते हैं, उससे फिर तो हीटिंग के भी जो है ना, जो प्रोसेस है हमें बेहतर करने पड़ेंगे। और भाई आपने भीतर का हीटर ऑन कर लो ना, भस्त्रिका कपालभाति से, शिलाजीत खा करके, केसर खा करके, च्यवनप्राश खा करके, अंदर वाला हीटर ऑन रखिए तो बाहर की हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब तक हमने आपका सेहत वाला अपडेट तो आपको कर दिया है, अब न्यूज अपडेट का वक्त हो गया, इसलिए स्वामी जी आपसे इजाजत लेंगे हम। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी।